हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा कि टॉपिक हमारे सामने है। एक्चुअली बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम इट इज़ ऑफ टू टाइप्स वी कैन से। वन इज़ कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड अनदर इज़ कॉल्ड हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम को हम, ठीक है, क्या कहते हैं, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, और एक इक्विलिब्रियम को हम हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। वन इज कॉल्ड होमोजेनियस एंड अनदर इज कॉल्ड हेटेरोजेनस। अब हम होमोजेनियस इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। देखो, ऐसा इक्विलिब्रियम, ऐसा केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हो वो सेम फेज में प्रेजेंट हूँ, यानी या तो वो गैस फेज में प्रेजेंट हूँ या वो आप कहेंगे तो सॉलिड फेज में प्रेजेंट हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि अगर, या इवन लिक्विड फेज में, तो अगर वो सेम फेज बनाए हुए हैं, समझ आ रही है बात आपको, कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही फिजिकल स्टेट जो है वो शो करते हैं, एक ही फेज शो करते हैं, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को देन सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, यू कैन से, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। क्लियर है बच्चों डेफिनेशन? अब हम एग्जांपल लेते हैं। एज एन एग्जांपल वी टेक इनटू कंसिडरेशन रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद द रिएक्शन दैट जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये अमोनिया जैसी गैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रिएक्ट हो रही हैं यहाँ पे, ये दोनों गैसेस हैं। हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट, हाइड्रोजन का फेज जो आप कह रहे हो वो भी गैस है, यानी नाइट्रोजन का फिजिकल स्टेट जो है वो भी गैस है, हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट जो है वो भी गैस है। तो आगे जब हम यहाँ पर डबल हेडेड एरो दिखा रहे हैं जो कि साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी, साइन ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये शो करके यहाँ पे, इसके बाद हम दिखा रहे हैं प्रोडक्ट साइड पर कि यहाँ पे 2 मोल्स, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है बेटा, यहाँ पे बैलेंस्ड रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे। तो 2 टाइम्स NH3 हमारे पास यहाँ पे आता है। तो एनी हाउ यहाँ NH3 जो अमोनिया गैस है वो भी देखने को गैस ही मिल रही है, यानी हमारे रिएक्टेंट्स भी गैस फेज में ही प्रेजेंट हैं और प्रोडक्ट भी जो है वो भी गैस फेज में ही प्रेजेंट है। इट मीन्स दैट हेयर दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन इट इज प्रेजेंट, it has all the reactants and products in the same phase, that two in gaseous phase or gaseous physical state. Okay, similarly बेटा आप एक और एग्जांपल या बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसकी ले सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल हम इसकी लेंगे, जैसे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन। अगर हम हाइड्रोजन को जो है उसे देखें तो इसका फिजिकल स्टेट गैस है। आयोडीन जो है, हाँ, ये सॉलिड होता है, लेकिन हम इसको सबलाइम करके यहाँ पे लेंगे गैसियस फॉर्म में, तब इसका फिजिकल स्टेट हम क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। इट देन गिव्स राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइम्स HI, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड 2 मोल्स हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। जैसे कि हम इसकी बैलेंसिंग देखेंगे, हाइड्रोजन आपके पास 2 हैं, आयोडीन आपके पास 2 हैं, तो हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2, ये आपके इस तरह से यहाँ पे जो है वो बैलेंस होके 2 टाइम्स HI लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आपने हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफ बैलेंसिंग का केमिकल इक्वेशन में पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन भी बेटा गैस है, आयोडीन भी गैस है, और जो हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है वो भी गैस ही यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी सेम फेज में ये रिएक्शन भी है, तो और इक्विलिब्रियम पे है। तो सच एन इक्विलिब्रियम इज एन एग्जांपल ऑफ, यू कैन से, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो सेम फेज है ना, होमो मीन सेम, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट देखिए वो क्या आ रहा है इन एग्जांपल्स में, सेम आ रहा है, तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है। होमो मीन्स सेम, आप याद रख लीजिए ये चीज़ कि होमो का मतलब होता है प्यारे बच्चों सेम। इसी तरह से अब हम करेंगे हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम, अगर आपको होमोजेनस इक्विलिब्रियम समझ में आ गया तो हेटेरोजेनस इसका उलट है। तो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बनेगा इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स, या आप इसमें इस तरह से कहेंगे इक्विलिब्रियम इन विच द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स और प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस
are in different physical states, then such an equilibrium is called heterogeneous equilibrium. क्या डेफिनेशन आ रहा है बेटा कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स, डिफरेंट फेज, ठीक है, में प्रेजेंट होंगे, तो फिर ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहेंगे? हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम या हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो कहेंगे। इसका एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जैसे कार्बन है, आपको मालूम है कि कार्बन जो है ये सॉलिड एग्जिस्ट करता है, H2O होता तो लिक्विड है, लेकिन हम यहाँ पर इसको वेपर फॉर्म में लिए हैं, ठीक, कार्बन के साथ गैसियस फॉर्म में। तो आप यहाँ पे यह नहीं परेशान होंगे यहाँ पे कि H2O सर गैस कैसे लिखा आपने? H2O गैस हो सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि H2O जो वाटर है ये अपना स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट जो है ये बदल सकता है, तो हम बजाय लिक्विड के यहाँ पे इसको गैस फेज में लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वाटर को गैस ले रहा हूँ, या स्टीम जिसको आप बोलेंगे, वेपर फॉर्म। गिव्स, यहाँ पे ये देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी गैस है, और प्लस H2 वो भी गैस है। अब देखिए यहाँ पे ये तीन चीजें, रिएक्टेंट की ये टर्म H2O और प्रोडक्ट के ये दो टर्म्स हमारे पास क्या आ रहे हैं? गैस में आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे आप परेशान नहीं होंगे कि ये गैस फेज में है। एक भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अगर मतलब डिफरेंट फेज में हुआ तो वो होमोजेनियस नहीं बल्कि वो हेटेरोजेनस मानी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस रिएक्शन में बच्चों तीन, एक रिएक्टेंट H2 और दो प्रोडक्ट टर्म्स CO और H2 जो है वो गैस फेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, गैसेज हैं, लेकिन कार्बन सॉलिड जो है इसको यहाँ से क्या कर देता है, मतलब चेंज कर देता है इसकी होमोजेनिटी को, और ये एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की रिएक्शन या एग्जांपल बनती है, ठीक है, क्योंकि कार्बन सॉलिड है, ठीक है, तो सबका थोड़ी ना है सेम फेज, एक कार्बन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है गैस फेज से, ये सॉलिड में आ रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे बताएंगे कि इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही फेज में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट कार्बन जो है वो सॉलिड एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी जो है वो गैसेज है। तो सॉलिड और गैस जो है ये दो डिफरेंट फेज हो गए, तो लिहाजा हम इसे कहेंगे एक हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम की एग्जांपल। इसी तरह से हम अनदर एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का डिसोसिएट होना, डिकम्पोज होना, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जब कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड एग्जिस्ट करता है, ये जब डिकम्पोज होता है क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है, इसका स्पेशल नेम क्या है? क्विक लाइम। सॉलिड है ये क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? सॉलिड, और प्लस CO2 जो कि गैस है। देखो बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा क्या आ रहा है, सीधा सीधा यहाँ पे रिएक्टेंट हमारा सॉलिड आ रहा है और प्रोडक्ट हमारा एक सॉलिड आ रहा है और एक गैस आ रहा है, यानी सेम फेज नहीं है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, डिफरेंट है। तो ये भी एक हेटेरोजेनस रिएक्शन या हेटेरोजेनस केमिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक जो है कि टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम यहाँ पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बेटा, जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इसका ब्रीफ ओवरव्यू कहेंगे बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन का, कि लॉ ऑफ मास एक्शन को किसने दिया है। तो आप यहाँ पे बताएंगे द लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय गुलबर्ग एंड वॉग ऑफ नॉर्वे, ठीक है, ये दोनों नॉर्वे के साइंटिस्ट थे और 1864 में ये लॉ ऑफ मास एक्शन को देते हैं। चलिए ये सब तो ठीक है, बट मैन आपने देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, इसका कॉन्सेप्ट क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन का, यानी इसका स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता क्या है। तो इसका स्टेटमेंट जहाँ तक हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, देखो यहाँ पे रेट ऑफ अ रिएक्शन आ रहा है बेटा, मैं इसकी बात करूँगा, मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है। दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, कहो ऑब्लिक मैंने लिखा है, या फिर क्या कहो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। लेकिन आपने इन दोनों एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन से बेटा ये नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, आपने ये मानना है कि ये बोथ दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स, मीन्स बाय द टर्म एक्टिव मास हियर वी मीन दैट एक्टिव मास मीन्स मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
तो एक्टिव मास कहो या मोलर कंसंट्रेशन कहो। तो क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब चलिए ये मैं आपको मैथमेटिकली नीचे समझाऊंगा बेटा, लेकिन सबसे पहली चीज यहां पर आ रही है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज है। तो रेट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब होता है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एक डिटेल्ड यूनिट है, ये आपका क्लास 12th में, वहाँ पे आप इसकी डिटेल डिस्कशन करोगे, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे आपको इसका डेफिनेशन बताता हूँ कि बाय द टर्म रेट ऑफ अ रिएक्शन वी मीन द चेंज, और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन। क्या बता रहा हूँ मैं बच्चों? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, you can say the species either reactants or of product, ठीक है, reactants या products में जो reactants या products की concentration में change बनेगी reaction के दौरान, change in molar concentration of species, that means reactants or products per unit time, ठीक है, टाइम के साथ साथ में जो भी कंसंट्रेशन चेंज आएगी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स की, दैट विल बी आवर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ हमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन का दूसरा मीनिंग यहाँ पे आप ये भी समझेंगे कि मोलैरिटी, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, जैसे आप बताएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, या पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन के हिसाब से यहां पे आप कह सकते हो। ओके, लेट्स कंसिडर अ जनरल रिएक्शन टू गिव द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस लॉ ऑफ मास एक्शन। एक मैथमेटिकल फॉर्म देने के लिए बेटा हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं। तो ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, जो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक जनरल रिएक्शन हम लिख रहे हैं ए प्लस बी, कि ए कोई रिएक्टेंट टर्म है, बी कोई रिएक्टेंट टर्म है, और ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, तो लॉ ऑफ मास एक्शन पहले आपको जहन में रखना है बेटा, वो क्या कहता है? लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास कहो या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन, मैथमेटिकली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे इस जगह पे दिस इंप्लाइज मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आप लिखेंगे मैथमेटिकली रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन कहो या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट टर्म ए इनटू रिएक्टेंट टर्म बी। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैं नीचे मैंने बताया भी है कि के हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स आप यहाँ देख रहे हैं ना, मैं अभी नीचे भी इसको लेबल करके बताऊंगा बेटा, लेकिन पहले भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हम जो यहाँ पे मतलब वर्डिंग करके बता रहे हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं ये मोलर कंसंट्रेशन को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी जनरल रिएक्शन थी ना, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो ए क्या थी? एक रिएक्टेंट टर्म, बी क्या थी? अनदर रिएक्टेंट टर्म। तो ये ए और बी रिएक्टेंट टर्म्स का मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि हमें स्टेटमेंट में कहना था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, तो वही हम मैथमेटिकली यहाँ लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं, ऑफ रिएक्टेंट ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अनदर रिएक्टेंट दैट मीन्स बी। और करके हम यहाँ पे बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे बेटा तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, आप जानते हैं, इज इक्वल टू के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है, वेयर के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यू नो के को हम क्या बोलते हैं बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे याद रखना है इसको कि इसके कुछ और नाम भी है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अलावा के, तो ऑल्सो कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट भी हम इसको कहते हैं, के को किसके अलावा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के अलावा। ओके, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी भी आप बोल सकते हो इसको, ये क्या चीज है? इट इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ, ठीक है, रिएक्टेंट्स
या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और वो रिएक्टेंट्स है हमारे ए और बी रेस्पेक्टिवली। यानी ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है। जो मैंने यहाँ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट बी लिखा है, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इफ ए कंसंट्रेशन, अब मैं इसको पढ़ूंगा कंसंट्रेशन, अब स्क्वायर ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट आप पढ़ रहे थे जब आपको मालूम नहीं था, अब आप बताओगे कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन। तो अब आप बताएंगे इफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, या कहेंगे सिंपली इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और बी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम है आपके पास और वो है 1 के बराबर, मान लीजिए कि ये 1 मीन्स बेटा हम मोलर कंसंट्रेशन कह रहे हैं, सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट ए भी आपके पास 1 मोल है, रिएक्टेंट बी भी आपके पास 1 मोल है, तो देन आवर इक्वेशन फर्स्ट जो अभी हमारे पास आई थी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, आया था ना, के ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो वो क्या बनेगी, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, वहां पे था ना आपके पास दिया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू दिया था कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी जो है 1 के बराबर है, तो ये भी आप लिख लीजिए नेक्स्ट स्टेप में, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए भी 1 है इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी भी 1 है, तो यू नो 1 इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, अपने आप के साथ भी मल्टीप्लाई करो, 1 ही आएगा। ठीक है, या एक्चुअली 1 के अलावा अगर तुम 1 को किसी और के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। चलिए यहाँ पर आ जाएगा k इंटू 1 हो जाएगा 1 और k इंटू 1 हो जाएगा k, यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे कुल मिला के जो हम बात करेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हियर इज इक्वल टू बेटा k। तो लेट्स इट इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई जहाँ पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन k के बराबर आ गया, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट कांस्टेंट के बराबर आ गया। तो यहाँ इक्वेशन सेकंड से हमें रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन भी मिल गया इस तरह से, हेंस वी कैन डिफाइन बेटा रेट कांस्टेंट, सॉरी, ठीक है, हम रेट कांस्टेंट को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन सेकंड के मुताबिक, तो विच इज एज हेंस रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो इक्वेशन सेकंड रेट कांस्टेंट के है और ये किसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन की, तो आप डेफिनेशन क्या बनाएंगे, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं सॉरी रेट कांस्टेंट, hence rate constant is defined as the rate of reaction when the molar concentration of all the reactants is unity मतलब 1, अभी नहीं लिखा मैंने आप यहाँ पे ऊपर, if concentration of A equals to concentration of B and that is equal to 1 नहीं लिखा मैंने अभी ऊपर। तो अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन का हो या एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स 1 के बराबर आए, तो तब हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। एक बार फिर से इसका डेफिनेशन रिपीट करता हूं, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, आई एम सॉरी, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी। ओके बेटा, सिमिलरली फॉर अ मोर जनरल रिएक्शन, अगर आपके पास केमिकल रिएक्शन इस तरह से होगी, थोड़ी सी मोर जनरल फॉर्म में होगी, जैसे मान लीजिए ऊपर हमने लिखा था A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, यहाँ पर है A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट। यहाँ पर ये स्मॉल a स्मॉल b क्या है, ये छोटे छोटे चूजे हैं बेटा, चूजों की तरह है। मान लीजिए ये बड़े बड़े आपके पास क्या है मैं आपको एज अ कन्वेंशन ऐसा बता रहा हूँ, मान लीजिए ये आपके पास जो है बड़े बड़े मुर्गे हैं, ये A और B, ये इनके छोटे छोटे चूजे हैं। ठीक है, चलिए ये चूजे तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन मैं आपको कोई बात समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये स्मॉल a स्मॉल b क्या चीज़ है और कैपिटल A कैपिटल B क्या है। कैपिटल A और कैपिटल B तो आपको मालूम होना चाहिए, ये रिएक्टेंट टर्म्स हैं, A और B कैपिटल। ये स्मॉल a और स्मॉल b जो है ये बेटा इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है, ये आपने याद रखना है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मालूम है कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ मोल अगर हम यहाँ पे कहेंगे तो ये A स्मॉल और B स्मॉल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स A एंड B रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ऐसी रिएक्शन का प्यारे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको निकालना हो लॉ ऑफ मास एक्शन यूज करके, तो आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन इज इक्वल टू के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके ना वो आपको आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी,
और दोनों की पावर रेज करोगे इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो फिर उसके बाद आप स्टेप करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट के ही आएगा ना। तो मैं वो वाला स्टेप करके यहाँ पे अब बता रहा हूँ आपको। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ऑफ कंसंट्रेशन या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और साथ में क्या लिखा हूँ, रेज्ड टू द पावर, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, स्मॉल ए, वो लिख रहा हूँ, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट टर्म रेज्ड टू पावर इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो कि स्मॉल बी है। क्लियर है। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज, हम यहां पर क्या कहेंगे इस इक्वेशन के मुताबिक बेटा, यहां पे कहेंगे हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सही बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, लेकिन साथ में नई बात बताने जा रहे हैं हम, विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये बात हम थोड़ी एक्स्ट्रा यहाँ पे बताएंगे क्योंकि हमारी रिएक्शन जो है वो मोर जनरल रिएक्शन हमने यहाँ पे ली हुई। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच टर्म, यानी हर एक रिएक्टेंट टर्म के साथ क्या है, विद ईच टर्म रिएक्टेंट टर्म रेज्ड टू सम पावर जो कि बराबर है, इक्वल है टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो आप देख रहे हैं रिएक्टेंट टर्म ए था, इसके कंसंट्रेशन के साथ हमने इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसकी पावर में लिख दिया। इसी तरह से रिएक्टेंट बी थी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी जो है वो हमने इसकी पावर में यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे बेटा। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा अगर आप कंसंट्रेशन रखते हैं और साथ में आप अपना पेन और अपनी कॉपी भी रखते हैं और साथ साथ में आप यहाँ पे नोट भी करते जाएंगे लेक्चर को, तो डेफिनेटली बेटा आपको लेक्चर समझ में आएगा। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है लेक्चर को यहाँ पर समझते समझते, तो आप मुझे पूछ सकते हो बेटा, पढ़ते पढ़ते अगर कोई दिक्कत होती है, आपको कहीं पे समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं हर वक्त आपके क्वेरीज के लिए जो है वो तैयार हूँ। और साथ में आपको फाइनली बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, फोर्सिबली नहीं कहूँगा बेटा, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।